परीक्षाओं में श्वेत क्रांति पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी की क्या क्रमश हिस्सा है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कितनी है? पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं भारत में श्वेत क्रांति के इतिहास की कि भारत में श्वेत क्रांति का इतिहास क्या है। देश की स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ही वो दो क्रांतियाँ थीं जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आए और गरीब किसान को रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था और इसी प्रोग्राम ने एक समय तक दूध की कमी से जूझने वाले भारत को दुनिया में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाया क्रांति का नाम श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति या सफ़ेद क्रांति। दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड। क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। क्रांति की शुरुआत 1970। क्रांति का समापन 1996। क्रांति के चरण 3। क्रांति का प्रथम चरण 1970 से 1980। क्रांति का द्वितीय चरण 1980 से 1985। क्रांति का तृतीय चरण 1985 से 1996। श्वेत क्रांति क्यों और किसने शुरू की? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। अमूल के चेयरमैन वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड आधारित था। इस कारण इन्हें ही NDDB का चेयरमैन भी बनाया गया। इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कई अन्य कंपनियों ने और अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स के मैनेजमेंट के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शुरू किया गया। कुरियन के साथ उनके मित्र HM डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक के आविष्कार में योगदान दिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत का क्या कारण है? स्वतंत्रता के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि तब न केवल फसल उत्पादन एक समस्या थी बल्कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी देश पिछड़ रहा था। दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से देश पर आर्थिक भार बढ़ने लगा था। 1950 और 1960 में भले दुग्ध उत्पादन बढ़ा था, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ इन सालों में नेगेटिव रही थी। देश की स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में एनुअल कंपाउंड ग्रोथ 1.64% थी, जो कि 1960 के अंत तक 1.15% ही रह गई। इस कारण भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर में नीतियों में बड़े परिवर्तन करते हुए दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 31 अक्टूबर 1946 को कंजरी में अमूल की केटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्हें न केवल इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता की समझ थी बल्कि इसकी सफलता में भी बहुत रुचि थी। इसलिए उन्होंने गांव में किसानों के साथ एक रात बिताई और कुरियन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बसे किसानों के आर्थिक तरक्की और समस्याओं के बारे में भी डिटेल में बात की। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ। जुलाई 1970 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर के टेक्निकल असिस्टेंस में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया। भारत में श्वेत क्रांति का इतिहास। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी, जो कि कालांतर में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम सिद्ध हुआ।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा ही एक अलग से एजेंसी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन बनाई गई, जिसे ऑपरेशन फ्लड को ग्रांट मिल सके। जब अमूल ने शुरू किया था तब मार्केट में बहुत से प्रतिद्वंदी थे, जैसे पोल्सन और अन्य विदेशी कंपनियां थी, लेकिन अमूल ने न केवल इन सबको कड़ी टक्कर दी, बल्कि ये बहुत जल्द भारत की सबसे पसंदीदा डेयरी कंपनी भी बन गई। वास्तव में श्वेत क्रांति के कारण 1950 से 51 में जहां दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था, वो 2001 से 2 तक 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। अब बात करेंगे श्वेत क्रांति के चरण की। ये क्रांति कोई छोटी सी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई सुनियोजित 3 चरणों में होने वाली दीर्घकालीन योजना थी। पहला चरण, ये चरण जुलाई 1970 में शुरू हुआ, जो कि 1980 तक चला। इसका उद्देश्य 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड्स लगाना था। ये सभी मिल्क शेड्स 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मार्केट से जुड़े थे। इस चरण के अंत तक 1981 में लगभग 13,000 गाँव में डेयरी को ऑपरेटिव विकसित हो चुके थे, जिनमें से 15,000 किसान शामिल थे। पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर की सेल की गई थी और इससे ही आर्थिक सहायता मिली थी। एनडीडीबी ने ये प्रोग्राम प्लान किया था और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की मदद से इसकी डिटेल्स निर्धारित की थी। दूसरा चरण 1981 से 1985 तक चले इस चरण का उद्देश्य पहले चरण को ही आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था। 1985 में इस चरण के अंत तक 136 मिल्क शेड्स बन गए, जो कि लगभग 34,500 गाँव तक फैले थे और 43,000 गाँव में 4.25 मिलियन तक का दूध उत्पादन होने लगा। 1989 तक घरेलू दुग्ध उत्पादन भी 22,000 टन हो गया। इन सब में इसी का गिफ्ट और वर्ल्ड बैंक लोन ने बहुत मदद की थी। ऑपरेशन फ्लड को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक और भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा था। यूएनडीपी भी विदेश एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट और उपकरण को भेजकर सहायता उपलब्ध करवा रहा था। वर्ल्ड बैंक और इसके सहयोगी ने भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बारिश आधारित फिश फार्म, स्टोरेज और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में देश का सपोर्ट किया। तीसरे चरण ने सफ़ेद क्रांति को और मजबूत और विकसित किया। इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ। कोऑपरेटिव सदस्यों के लिए वेटरनरी फर्स्ट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, फीड एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज दी गई। इस चरण के दौरान 30,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव जोड़े गए। 1988 से 1989 में तो मिल्क शेड्स की संख्या भी बढ़कर 173 हो गई। इसकी एक विशेषता ये भी थी कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। 1995 में वो वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना था। गांव में मुख्य स्ट्रेटजी लोकल महिलाओं को ट्रेनिंग देना और उनका लेटेंट पोटेंशियल बढ़ाना था। इस चरण में ज़्यादा महत्व जानवरों को पोषण युक्त भोजन देने, नई इनोवेशन जैसे थिलेरियोसिस के लिए वैक्सीन बनाने, प्रोटीन फीड बाईपासिंग और दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाने पर दिया। ये चरण जब 1996 में समाप्त हुआ, तब तक 9.4 मिलियन किसानों के बीच 73,300 डेयरी कोऑपरेटिव बन चुके थे। इस चरण के अंत तक हालांकि प्राइवेट एजेंसी कोऑपरेटिव गांव से दूध उत्पादन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस चरण ने अपने तय किए लक्ष्य से ज़्यादा हासिल कर लिया था। उस समय ऐसी स्थिति और प्लान बना लिए गए थे जिन्हें लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त किया जा सके। जैसे कच्चे दूध के लिए एक मार्केट बनाया गया, जिसके साथ कई टेक्निकल सर्विसेज भी विकसित की गई। मवेशियों का खाना, इमरजेंसी हेल्थ सर्विस जैसी कई सुविधाओं के कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ गया। 3 स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी बनाई गई, जिससे घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जा सके। ऑपरेशन फ्लड के दौरान जहां दूध की डिमांड बढ़ रही थी, तभी कुल मवेशियों की संख्या नियत थी। गाय और भैंस की ब्रीड्स को भी अपग्रेड किया गया। गैर विवरण वाली गायों को एग्जॉटिक सीमेन से ब्रीड करवाकर उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। एनिमल हस्बेंड्री में भी रिसर्च और विकास हुआ। 1998 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें डेयरी के डेवलपमेंट और इसके प्रभाव का भारत में प्रभाव दिखाया गया।
इस ऑडिट में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ने इस ऑपरेशन फ्लड में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और अगले 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रगति हुई, जो किसी भी और डेयरी प्रोग्राम में ने हासिल नहीं की। श्वेत क्रांति के लाभ। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा, मात्र 40 वर्ष में 20 मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन हो गया और ये सिर्फ इस डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण संभव हुआ। इस क्रांति ने देश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने का प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसें और मवेशी हो गए, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में हुआ, जिसका फ़ायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के लगभग 1,25,000 गाँवों को मिला। ये मूवमेंट अपने विकसित उपलब्धियों और राज्यों और जिलों के सपोर्टिव सिस्टम के कारण बहुत सफल रहा। श्वेत क्रांति की हानियाँ। श्वेत क्रांति की सफलता को देखकर समझा जा सकता है कि इसकी हानियाँ बहुत कम थी, लेकिन हाँ, कुछ मुश्किलें थीं जिनका सामना दुग्ध उत्पादकों और किसानों को करना पड़ा। जैसे विदेशी नस्ल के जानवर दूध तो ज़्यादा देते, लेकिन उनका यहाँ की परिस्थिति में सर्वाइव करना मुश्किल था। इस कारण उनका भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आम ग्रामीणों और प्राइवेट सेक्टर की छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। इस दौरान प्राप्त किए जाने वाले दूध में सभी पोषक तत्व नहीं होते थे, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। आज जानवरों की ब्रीडिंग में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक टेक्निक, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और एम्ब्रियो माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि निश्चित रूप से ही श्वेत क्रांति की देन है। आज लगभग 22 राज्यों में 12 मिलियन किसान के पास लगभग 250 डेयरी प्लांट्स हैं, जिससे लगभग 20 मिलियन लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है। 1955 में हमारे यहाँ लगभग 500 टन बटर प्रतिवर्ष आयात किया जाता था। आज देश में कोऑपरेटिव सेक्टर से ही 1200 टन बटर बनाया जाता है। हम 1955 में जहाँ 3,000 टन बेबी फूड इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हमारे यहाँ 38,000 टन बेबी फूड बनाया जाता है। वास्तव में दुग्ध क्रांति के कारण ही 1975 तक सभी दूध और दूध से बने उत्पाद का आयात बंद हो गया था, जो कि उस समय की बड़ी सफलता थी। तो आज की स्थिति से तो इस क्रांति की सफलता से मिले फ़ायदे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। जो प्रश्न वीडियो की शुरुआत में पूछे गए थे, उनका कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें।